दोस्तों नमस्कार। सरकार अगर झूठ बोले तो आप क्या कर सकते हैं? सरकार रैलियों में नहीं, पार्लियामेंट के भीतर झूठ बोले तो आप क्या कर सकते हैं? सरकार किसी राज्य में पहुंचकर वहां की चकाचौंध बतलाने लगे और उसके बाद मंच से जिन जिन वादों का जिक्र किया है उसे पूरा कर चुके हैं, इस बात को भी कहने लगे तो आप कर क्या सकते हैं? सरकार जिन नीतियों को बनाती है, जिन पैसों को एलोकेट करती है, जिन पैसों के जरिए किसी भी योजना को पूरी करने का ऐलान करती है और इसके ठीक समानांतर इस देश के भीतर में जो गरीबी है, मुफलिसी है, लोगों की झोपड़ियों के भीतर जो भी अन्न अनाज है, जिंदगी जीने के जो रास्ते हैं, अगर वह दूभर हो चले हैं, लेकिन सरकार बाहर खड़े होकर कहती है जी नहीं, स्थिति नाजुक नहीं है बल्कि बहुत शानदार है, तो आप क्या कर सकते हैं? महंगाई नहीं है, देश के वित्त मंत्री ने इससे पहले पार्लियामेंट में कहा था और आज पार्लियामेंट में वित्त मंत्री ने यह भी कहा। वह दौर अलग था जब पूरी इकोनॉमी ही आईसीयू में हुआ करती थी, अभी तो आप जिक्र डॉलर के मुकाबले रुपए का करते हैं। हमारी इकोनॉमी दुनिया में ऐसे वक्त में आगे बढ़ रही है जिस दौर में युद्ध की वजह से दुनिया भर में मंदी आ रही है। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इस देश का मतलब क्या सत्ता है? इस देश का मतलब क्या सरकारें हैं? इस देश का मतलब जिनके हाथों में सत्ता है उन्हीं की जिंदगी है? या इस देश का मतलब वोट डालने वाले लोग भी हैं और इस देश का एक आम नागरिक भी है जो वोट डालता है? इस देश के हजारों हजार घरों के भीतर के मुफलिसी हालात को क्या सरकार परखने को तैयार है? वो उन झोपड़ियों के रसोई घर में झांकने को तैयार है जहां 5 किलो अनाज भी नहीं है? आप कहेंगे इन किन बातों का जिक्र आज आप करने लगे हैं? पार्लियामेंट की बात कुछ अलग होती है और पार्लियामेंट तो लोकतंत्र का मंदिर है, तो फिर वहां पर कोई झूठ कहे या सच कहे, लोकतंत्र का मंदिर सब कुछ ढक लेता है। तो आज हम आपके सामने इसी सरकार के कुछ ऐसे फैक्ट्स को रखना चाहते हैं जो राज्य दर राज्य बतलाते हैं कि इस देश में दो राज्य ऐसे हैं, बिहार और झारखंड, जहां पर हर दूसरा व्यक्ति गरीब है। इस देश के भीतर में 16 ऐसे राज्य हैं जहां पर हर दूसरे व्यक्ति को अनाज पूरा नहीं मिल पाता है जितना न्यूट्रिशन उसे मिलना चाहिए। इस देश के भीतर में जो एक लकीर नीति आयोग खींचता है, जो एक लकीर यूएनडीपी खींचती है यानी यूनाइटेड नेशन की तरफ से खींचा जाता है, जो एक लकीर आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक खींचती है, जो एक लकीर G20 भी खींचती है और जो एक लकीर पुराने दौर में सार्क देश भी खींचा करते थे, अगर सारी लकीरों को एक साथ मिला दीजिए और सोचना शुरू कीजिए, इस देश के भीतर क्या वाकई महंगाई नहीं है? इस देश के भीतर की इकोनॉमी क्या वाकई बढ़ी जा रही है? कहां से बात शुरू की जाए, किस रूप में की जाए? क्या गुजरात से की जाए जहां आज पूरी बीजेपी मौजूद थी, पूरी ताकत मौजूद थी, पूरी सत्ता मौजूद थी, कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे, कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद थे, जो ओबीसी मिनिस्टर कैबिनेट में है वह भी मौजूद थे और खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो मौजूद थे ही। यह ताकत है सत्ता की, लेकिन जनता टुकुर टुकुर देखती है। आप कहेंगे क्यों जिक्र सिर्फ मोदी का? जी नहीं, समूची कांग्रेस पैदल चलती हुई दिखाई दे रही है इस वक्त राजस्थान में। राजस्थान के भीतर का सच क्या है? जिन जिलों से ही गुजर रही है राहुल गांधी की पदयात्रा, उन जिलों के भीतर का सच क्या है? और क्या अशोक गहलोत यानी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं जानते हैं और देश के प्रधानमंत्री इससे वाकिफ नहीं है क्या? सब कोई वाकिफ है, इसीलिए तो 2 दिन पहले शुक्रवार के दिन पार्लियामेंट में जानकारी दी गई कि हमने जो सब्सिडी के लिए रकम निर्धारित की थी तकरीबन 3 लाख करोड़ से ज्यादा, उससे काम नहीं चलेगा। काम के लिए अब 2 लाख करोड़ से ज्यादा हम आप लोगों से अप्रूवल लेना चाहते हैं, क्योंकि इस देश के जेब में पैसा नहीं है, क्योंकि इस देश के भीतर लोगों को अब मुफ्त में चाहिए। वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो या दूसरी योजनाएं हो, सब्सिडी चाहिए। ये सब्सिडी अनाज में चाहिए, ये सब्सिडी फर्टिलाइजर में चाहिए। फर्टिलाइजर में नहीं देंगे यानी खाद में नहीं देंगे तो किसान मर जाएगा, और अगर अनाज में नहीं देंगे तो ये देश मर जाएगा। लेकिन फिर भी हम पार्लियामेंट के भीतर कहते हैं सब ठीक है।
हमें लगता है कि आज इन तथ्यों को जरा परखने की कोशिश कीजिए। जब हम सारी लकीरों को मिटा रहे थे, जो डाटा अलग अलग जगहों से आते हैं, उसमें कल्पना आप कीजिए कि उत्तर प्रदेश के भीतर में लगभग 8 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे या गरीबी की पायदान पर खड़े हैं। 8 करोड़ लोग। मध्य प्रदेश के भीतर इनकी तादाद तकरीबन 5 करोड़ के लगभग हो चली है। बिहार और झारखंड का जिक्र इसलिए नहीं क्योंकि वहां हर दूसरा शख्स गरीब है, जो भारत सरकार की रिपोर्ट में लकीर खींच दी। लेकिन जब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की रिपोर्ट देखिएगा, यूनाइटेड नेशन द्वारा जो ईएनडीपी की रिपोर्ट की रेट गई, उसमें देखिएगा तो 4 राज्य ऐसे हैं जिसमें बिहार, झारखंड भी आता है, उड़ीसा भी आता है, बंगाल का एक बड़ा हिस्सा आता है, मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा आता है। इन जगहों की परिस्थिति को अगर पलटिएगा तो जानकर हैरत हो जाएगी कि यहां की स्थिति दुनिया भर में सबसे गरीब और भूख की स्थिति को जीता हुआ यह देश है। लेकिन सरकार झूठ क्यों बोलती है, और सरकार के माथे पर झूठ बोलते समय शिकन क्यों नहीं आती है? जो रैलियों में आते थे हमने देखा, चुनाव बीत गया। जो पदयात्रा में आ रहे हैं उन्हें हमने देखा है। जिस तरीके से मिड डे मील चलता है ना, कि बच्चे स्कूल में पढ़ने आ जाएं, उसी तरीके से पदयात्रा के दौर में भी गरीबी इतनी ज्यादा है। हम उन जिलों का भी जिक्र आपसे करेंगे, जो बूंदी है, जहां से इस वक्त पदयात्रा गुजर रही है। हम जिक्र करेंगे, आगे दौसा आएगा, उसके बाद अलवर आएगा, सबका जिक्र करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जिस गुजरात में बैठे हैं, उस गुजरात की स्थिति भी जरा एक क्षण के लिए यह सोचकर समझिए कि 1,15,40,340 लोग जो वहां के हैं वह गरीब हैं। और गरीब का मतलब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की कतार में 2 जून की रोटी भी मुहैया नहीं करा पाना होता है। यूएनडीपी की रिपोर्ट भी इसी दिशा में जाती है, और भारत के भीतर भी डिप्राइव जो परिस्थिति होती है वह हाथ पांव फुला देगी अगर किसी पार्लियामेंट को ऐसे जिंदगी जीनी पड़ जाए तो। और यहां पर जब न्यूट्रिशन का सवाल आता है, खाने पीने को लेकर, तो गुजरात के भीतर ही 2,61,99,000 लोग ऐसे हैं जिनकी न्यूट्रिशन पूरी नहीं है। ये गुजरात जैसे देश राज्य में, जहां पर समूचा देश बैठा है, यानी समूची सरकार बैठी है और शपथ ग्रहण हो रहा है। और इससे सटा हुआ राजस्थान का इलाका, वहां भी घूम लीजिए। राजस्थान के भीतर जिन्हें पूरा अनाज ना मिल पाता हो या जो गरीब हो, 7,82,00,000 में से 2,30,00,000 गरीब हैं। उसके भीतर जो न्यूट्रिशन की स्थिति है, जो दुनिया भर की रिपोर्ट तैयार होती है, वो बताती है कि 3,28,00,000, ये लगभग 42% के पार की स्थिति है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों की ऐसी स्थिति, और सरकार कहती है हमारी इकोनॉमी बड़ी शानदार है, क्योंकि जिक्र डॉलर का हो रहा है। इस बात का हो रहा है, तब 66 रुपए थे तो आईसीयू में थे, आज 83 रुपए हैं तो क्या मरचुरी में है? जी नहीं। बहुत शानदार इकोनॉमी है। दुनिया के मानचित्र पर देखिए, प्रचार प्रसार से सरकारें अगर चलती हैं, इस देश के प्रधानमंत्री को प्रचार के जरिए जो रंग रोगन किया जाता है, उस पर अगर 5,000 करोड़ तक खर्च हो जाते हो और कोई आ भी ना भरता हो, तो इसका मतलब है क्या सरकार या सरकारें, सत्ता या सत्ताएं, या एक लकीर के ऊपर भारत की वह ताकतवर लोगों की तादाद जो इस देश में चकाचौंध दिखाती है और देखती है। तो आइए जरा सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो डिप्राइव की स्थिति है वो डराने वाली इसलिए है क्योंकि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन 6 राज्यों का जिक्र इसलिए क्योंकि बिहार में बीजेपी की नहीं, गठबंधन की सरकार है, छत्रपों की सरकार है। छत्तीसगढ़, झारखंड के भीतर भी छत्रप की सरकार है, और दोनों की स्थिति इस देश में सबसे ज्यादा नाजुक। इसके बाद आइए जो तीसरा राज्य आता है वो उत्तर प्रदेश, और चौथा राज्य आता है मध्य प्रदेश, जिसकी हालत सबसे बुरी इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, गरीबी को लेकर, भूख को लेकर, जो स्कूल जाते हैं बच्चे स्कूल से पढ़ना छोड़ देते हैं, उनकी हालत को लेकर। ये 4 राज्य, छठे नंबर पर कांग्रेस शासित राज्य आता है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इनकी स्थिति। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि गुजरात अलग थलग पड़ गया, जी नहीं, गुजरात भी इस कैटेगरी में आता है, लेकिन गुजरात का स्थिति है कि हर 5वां शख्स वहां पर गरीब है और पूरा अनाज नहीं मिल पाता है। चौथा शख्स जो है उसकी मुश्किल हालात शुरू हो जाती है। जो तीसरा शख्स है उसके लिए रास्ता बंद हो चला है। जो दूसरा शख्स है वो किसी तरीके से मोदी इकोनॉमिक्स में या निर्मला सीतारमण की अर्थव्यवस्था के तहत हाथ पांव मार रहा है। यह हालत गुजरात के भीतर का है।
अब यहां पर दूसरा सवाल निकल कर आता है कि जब हम जिक्र इस बात का करते हैं कि सरकार समझती तो है, शायद इसीलिए शुक्रवार के दिन उसने कहा कि हम चाहते हैं कि सदन मुहर लगा दे 2,14,580 करोड़ जो हम खर्च करना चाह रहे हैं सब्सिडी पर, और यह सब्सिडी सिर्फ दो क्षेत्रों में, एक अनाज, दूसरा खाद। किस तरीके से सब्सिडी बढ़ती चली गई, किस तरीके से सब्सिडी घटती चली गई, दोनों खेल मोदी सरकार ने अपने अनुकूल किया और पार्लियामेंट के भीतर झूठ बोला। महंगाई को लेकर और दाना पानी को लेकर, जी नहीं, इसके बाद भी कई परिस्थितियों को लेकर, क्योंकि एक एक करके जब आप चीजों को परखना शुरू करेंगे तो आपके जहन में कुछ सवाल और आने होंगे। ये सवाल बतलाते हैं कि भारत में जो सरकार को कमाई चाहिए, वह भी बिगड़ी इकोनॉमी ने सरकार की कमाई को रोक दिया। अब सरकार कहां से कमाई करे? तो जो पेट्रोलियम पदार्थ थे जिस पे जो सब्सिडी दी जाती थी, वो सब्सिडी कट करनी शुरू हुई। आप कहेंगे कितनी कट कर ली? 2014-15 में जब पहले साल था मोदी सत्ता का, उस वक्त सब्सिडी मिलती थी 60,268 करोड़ रुपए। पेट्रोलियम पदार्थों पर जनता को सब्सिडी मिलती थी, जिसके दायरे में किसान भी आता था जो ट्यूबवेल लगाता था और डीजल के जरिए मोटर चलाकर पानी खींचता था। होते होते 60,000 से कितना कम हो सकता है सब्सिडी? सब्सिडी कम होते होते 2021 में यह 3,421 करोड़ पर आ गई, यानी 60,000 से घटकर 3,000 करोड़ पर आ गई। पेट्रोलियम सरकार को कमाई करनी है, और सरकार जो कमाई करने की शुरुआत करती है वह 4 लाख करोड़ के पार चली जाती है, जो उसकी कमाई सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थों से होती है। सरकार झूठ बोलती है? जी नहीं, सरकार तो बहुत सच बोलती है, क्योंकि हमने जब परखना शुरू किया अनाज को लेकर हम जो रेवड़ियों का जिक्र करते हैं, इकोनॉमी को बेहतर बनाने का जिक्र करते हैं, उसका सच क्या है? इस देश को आत्मनिर्भर होना चाहिए, कमाई बढ़नी चाहिए। कमाई की फहरिस्त में जब निकालने शुरू किए तो 12 करोड़ जो प्रवासी मजदूर थे जो अलग अलग राज्यों में, उसमें सरकार का एक डाटा हमको दिखाई दिया, जिसका जिक्र पार्लियामेंट में किया गया और बताया गया कि जो 12 करोड़ लौटे थे, उसमें से दोबारा जो लौटकर गांव से शहर की तरफ गए, उनकी तादाद सिर्फ 2,90,00,000 है, यानी तकरीबन 3 करोड़ मान लीजिए। 12 में से 3 करोड़, यानी 25% ही लौटे। 75% क्या कर रहे हैं ये तो दूर की बात है। जो 25% लौटे, 2,90,00,000, उसमें जिनको काम मिल रहा है, जो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, उनको काम मिलने की स्थिति में वह लगभग 75,000 से ज्यादा काम दे पाने की स्थिति में, 75 लाख से ज्यादा काम दे पाने की स्थिति में उन मजदूरों को भी अलग अलग राज्य नहीं है, क्योंकि हर राज्य से मजदूर कहीं गया और हर राज्य अपने राज्य में मजदूर लौटा। वहां की परिस्थिति ने जिन बातों का जिक्र करना शुरू किया, वहां की मनरेगा का सवाल था, मजदूरों का सवाल था, जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े थे, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े थे। लेकिन सरकार की इकोनॉमी जब डगमगाने लगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेवलपमेंट जो रेट था वो माइनस में चला गया। कंस्ट्रक्शन के भीतर मजदूरों की जरूरत नहीं थी। एक झटके में सीमेंट, सरिया सबका महंगा होना, और इन सब के भीतर सरकार की 168 परियोजनाओं का ठंडे बस्ते में चले जाना। पैसा नहीं है। जब सरकार के पास पैसा नहीं होगा योजनाओं को पूरी करने का, तो सोचिए घर के भीतर, किसी भी परिवार के भीतर अपनी रसोई को पूरा कर पाने की स्थिति में वो परिवार कैसी जद्दोजहद कर रहा होगा। इसका आंकड़ा हम गुजरात और राजस्थान का खास तौर से जिक्र करेंगे, आपसे जिले दर जिले जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सरकार ने मांगे तकरीबन 2,14,580 करोड़, पहले से बजट में तय किया था कि हम सब्सिडी देंगे 3,17,865 करोड़ की। शुक्रवार को 2,14,580 करोड़ और मांगे गए। दोनों मिला दीजिएगा तो 5,32,446 करोड़ रुपए सब्सिडी में। इस सब्सिडी के दायरे में अगर हम सिर्फ अप्रैल से अक्टूबर तक का जिक्र करें, और वह भी खाने पीने को लेकर जिक्र करें, बजट में जिक्र पूरे साल का किया गया था 2,06,000 करोड़, और इस 5-6 महीने में खर्च हो गया 1,35,000 करोड़। यानी इतना तो खर्च हो गया, और अभी भी 6 महीने का डाटा आना बाकी है, तो यह लगभग दुगना हो जाएगा। और दुगने का मतलब क्या होगा? जो डाटा दिया गया था उससे 1,00,000 करोड़ और आगे बढ़ जाएगा। देश वही है, पैसा वही है, पैसा निकालने के साधन वही हैं, तो ऐसे में पैसा निकालने के साधन भी अगर नेगेटिव ग्रोथ में जा रहे हो, तो जनता के ऊपर ही दबाव डाला जाएगा। वो टैक्स की शक्ल में हो सकता है,
वह आपको जीएसटी की शक्ल में हो सकता है। और शायद इसीलिए अब और टैक्स चाहिए, तो जीएसटी की वसूली के लिए देश भर के जितने जीएसटी कलेक्टर्स हैं सबको कहा गया है आप कलेक्शन को बढ़ाइए। दिल्ली से सटा हुआ इलाका है उत्तर प्रदेश का, गुजरात और ये गाजियाबाद और नोएडा, यहां पर लोगों ने दुकानें बंद कर दी अपनी कि हम जीएसटी नहीं दे सकते हैं। और जीएसटी कलेक्टर घूम रहे हैं, वह खोमचे वाले तक पहुंच गए, तुम भी तो कमाते हो, जीएसटी क्यों नहीं देते हो? जीएसटी बुक करो, नंबर लिखाओ और इसके बाद से देना, नहीं तो तुम खोमचा नहीं लगा पाओगे। ऐसी स्थिति आ गई इस देश के भीतर में, जहां पर सरकार वसूली करने निकल रही है और उस जनता को समझ नहीं आ रहा है कि अब जिए तो कैसे जिए। तो वो बच रही है, बचा रही है खुद को, और इसमें भी वसूली हो रही है कि चलो तुमको हम छोड़ देते हैं लेकिन इतना दे दो। क्या ऐसी स्थिति में यह देश आ गई? पार्लियामेंट की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और इस देश की सत्ता की आंखों ने बंद कर रखी अपनी आंखें, और वो देखने की स्थिति में नहीं है क्या? तो झूठ क्यों बोलती है सरकार? और इस बात का जिक्र क्यों करने से कतराती है कि इस देश की इकोनॉमिक बंटाधार ने इस देश के एमएसएमई को खत्म कर दिया। एमएसएमई के मातहत जो लोग काम कर रहे थे उनमें तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख लोगों की कमी आ गई। जो छोटी इंडस्ट्री थी एमएसएमई के बाद की, जो उसके दायरे से बड़ी निकलती है, उसमें लगभग 70% इंडस्ट्री खोखली हो चली है। जो बड़ी इंडस्ट्री थी उसमें से लगभग 12% पहुंच गई अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लिए। झूठ क्यों बोलती है सरकार? सारे डाटा तो सरकार के पास है। कॉमर्स मिनिस्ट्री का डाटा उठाइए, वित्त मंत्रालय अपने तौर पे काम करना शुरू करे, और जो जीएसटी कलेक्शन है वह भी अपने तौर पर देखना करे कि अब वो किधर से वसूली किस रूप में करे। यह एक नाजुक स्थिति है क्या? यह सरकार इस तरफ से आंखें बंद करके यह बताने की कोशिश कर रही है कि तब ऐसा था अब ऐसा नहीं है, लेकिन तब भी लोग थे अब भी लोग हैं। लोग भी तो कुछ महसूस कर रहे होंगे। जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो एक चीज और नजर आई कि इस दौर में जो खरीफ फसल होती है, जिसमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, जो कपास, जूट, मूंगफली होती है, उसकी जो अचानक जो मौसम बिगड़ा, कहीं पानी नहीं पड़ा, कहीं पानी पड़ गया, उन सारी परिस्थितियों से होते होते ही आया कि जो धान की भी खेती है उसमें भी 20 लाख हेक्टेयर की बुआई इस बार कम हुई है। जो जानकारी जून से सितंबर तक आई और कटाई के बाद जो चीजें नजर आ रही है, यानी प्रोडक्शन वहां पर कम हो गया खरीफ का। रबी का बढ़ गया लेकिन खरीफ का कम हो गया, और उसका असर यह हुआ कि जो 10 लाख हेक्टेयर की कमी आ गई जमीन में कुल, यानी 1112 लाख हेक्टेयर की जमीन में जो खरीफ फसल बोई जाती है वो इस बार घटकर 1102 पे आ गई, यानी लगभग 10 लाख हेक्टेयर की कमी उसमें आ गई। और इसी तरीके से धान की खेती में भी कमी आ गई, जो जमीन पे बोया जाता था वो कम हो गया। अब इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में हम जब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सब्सिडी बढ़ी फूड और फर्टिलाइजर में भी सब्सिडी बढ़ानी पड़ गई, क्योंकि किसान के पास पैसा नहीं, और पैसा जहां है वहां खाद नहीं। यानी कैसे आप इकोनॉमी चलाते हैं? और खुद सरकार बता रही है पार्लियामेंट के भीतर कि देखिए ऐसा है, हम दिया करते थे, बजट में हमने जिक्र किया था 1,05,222 करोड़ फर्टिलाइजर का देंगे, लेकिन ये तो अप्रैल से अक्टूबर के बीच ही सब्सिडी 1,02,0721 करोड़ रुपए खर्च हो गए। यानी जो बजट में पूरे साल का बजट था फर्टिलाइजर की सब्सिडी, वह 6 महीने में स्वाहा हो गई। तो आने वाले वक्त में और पैसा चाहिए, देश तो चलाना है, गवर्नेंस को तो बताना है कि हम किस रूप में मौजूद हैं। जब ये बताते बताते निकले तो आखिर में आपके जहन में दो जिलों का, राज्यों का नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि एक जगह पूरी कांग्रेस चल रही है, यह राजस्थान है। एक जगह पूरी बीजेपी और सत्ता मौजूद थी, यह गुजरात है। डांग के इलाके में, डांग की जनसंख्या के मुताबिक वहां 57% लोग गरीब हैं। 57% का मतलब होता है 1.25 लाख लोग वहां की जनसंख्या के लिहाज से। देहात के इलाके में 55% से ज्यादा लोग गरीब हैं और उनकी तादाद तकरीबन 12 लाख है। पंचमहल के इलाके में लगभग ये 42% गरीब है, यानी तकरीबन 12 लाख यहां पर भी हो गए। नर्मदा के इलाके में 37% के लगभग गरीब, यानी लगभग 3 लाख लोग। और बनासकांठा, 5 जिलों का जो टॉप मोस्ट में हम उसका जिक्र आपसे कर रहे हैं, बनासकांठा के 10 लाख लोग गरीब। जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो क्या उस दिशा में गुजरात के भीतर का सच जब ये कोई बताता है कि 1,15,00,000 लोग गरीब हैं और 2,61,00,000 लोग 2 जून की रोटी के लिए भी परेशान है, इतनी बड़ी तादाद में गुजरात के भीतर का सच है जिस पर बार बार तिरपाल लगा दिया जाता है। तो हम खुद बूंदी के इलाके में गए,
जहां पर से राहुल की पदयात्रा गुजर रही है। और उस बूंदी के इलाके में भी हमने देखा, बाबई का इलाका, गरीबी वहां पर भी थी। तो जहां से पदयात्रा निकलेगी, सड़कों के किनारे अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी त्रिपाल लगवा दिया है। गरीबी और मुफलिसी की तरफ ना देखें तो क्या इस देश में प्रधानमंत्री मोदी हो या राहुल गांधी हो, ये कोई राजा है क्या कि इनकी नजर ना पड़ जाए गरीबी मुफलिसी पर? और मुख्यमंत्री छुपा रहा है और राज्य का पूरा ढांचा लगा हुआ है कि किस तरीके से शो किया जाए कि शपथ ग्रहण हो रहा है। और हर कोई चार्टर्ड से आ रहा है, कोई विमान से आ रहा है, उसके लिए गाड़ियां हैं प्रोटोकॉल के तहत लंबी लंबी कतारों में, लेकिन वहां के लोगों की स्थिति क्या है? तो और यहां पार्लियामेंट में आके झूठ बोला जाएगा। इस देश की इकोनॉमी शानदार है, जो मरचुरी नहीं जाएगी, घर ठीक होके जाएगी। और आपके समय में आईसीयू में थी, इसी झगड़े में फंसे रहे। तो आपको इसके समानांतर राजस्थान की स्थिति बताते हैं। बाड़मेर में लगभग 56%, जैसलमेर में लगभग 53%, प्रतापगढ़ में 52%, बांसवाड़ा में लगभग 50%, उदयपुर में लगभग 47%। ये गरीबी है वहां की, जो नीति आयोग ही बता रहा है। और जहां से अभी पदयात्रा गुजर रही है ना, बूंदी, वहां हर तीसरा शख्स, दौसा इसके बाद जाएगी, वहां पर लगभग 27.5%, उसके बाद अलवर से गुजरेगी, वहां लगभग 29%। यानी बूंदी में 12 लाख की जनसंख्या में लगभग 4 लाख गरीब हैं। दौसा में 17 लाख की जनसंख्या में 5.5 लाख गरीब हैं। अलवर में लगभग 37 लाख की जनसंख्या में 12 लाख गरीब हैं। और उसके ऊपर तो पूछिए नहीं, वो लाखों की तादाद में हर जिले के भीतर है। लेकिन कोई सवाल उठता क्यों नहीं है? और पार्लियामेंट में बेहिचक सरकार अगर कहती है सब ठीक है, महंगाई बिल्कुल नहीं है, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, उसी दिशा में देखिए, तब यह सवाल उठता है कि अब वाकई संसद की कोई सरोकार लोगों से नहीं हो पा रहे हैं। और डाटा और आंकड़े सिर्फ इसलिए बताए जाते हैं कि दरअसल हम इसकी एवज में जो 5 किलो अनाज देते हैं, क्या वही सच है? तो आखिरी बात भी सुन लीजिए, यह डरावने वाली बात है। जहां से राजस्थान में पदयात्रा गुजर रही है, वहां पर जो लोग शामिल होते हैं उनको भोजन की व्यवस्था भी कराई जाती है। लेकिन उन गांव वालों से पूछिए आप यहां क्यों आते हैं, तो कहें भोजन करने आते हैं। और भोजन करके चले जाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि साथ में कोई प्लास्टिक या कोई अखबार का कागज लेकर आए, उसमें लपेट ले कुछ भोजन, घर ले पाए, तो दरबान खड़ा रहता है। तो हमने पूछा उनसे कि क्यों यहां पर आए, भोजन के लिए आए, यहां से भोजन क्यों नहीं ले जा पा रहे हैं? तो इजाजत नहीं है। तो कुछ लोग अगले अगले गांव की दिशा में चले जाते हैं, जहां पर अगले दिन इस तरीके से शामियाना लगेगा और वहां पर अनाज मिटेगा, भोजन मिल जाएगा, तो भोजन वहां कर लेंगे। क्यों? क्योंकि गांव गांव में काम ही नहीं है। सिर्फ शहर के भीतर की परिस्थिति नहीं, गांव के गांव में काम नहीं और किसी के पास कोई काम नहीं है। और शायद इसीलिए जब पदयात्रियों से बात करते हैं तो लगता है कि जिंदगी में उनके पास भी अपने लिए कोई ऐसा काम नहीं था जिस काम को छोड़कर इस देश कोई स्थिति में आकर खड़े हो गए। यानी इस देश के भीतर के संकट से दो दो हाथ करने की जगह हर किसी ने क्या आंखों पे पट्टी बांध ली और ये कहना शुरू कर दिया कि देखेंगे, ये परेशानी है, ये मुश्किल है, कहेंगे जरूर लेकिन इससे दो दो हाथ नहीं करेंगे। तो समूची राजनीति भोथरी हो गई है क्या, जो राजनीतिक तौर पर सवाल नहीं उठाती है? और संसद के भीतर देश के वित्त मंत्री जब खुले तौर पर यह कह देती हैं कि दरअसल स्थिति नाजुक नहीं है, और गांव दर गांव सरकार खुद बता रही है स्थिति कितनी नाजुक है, तो जरा कल्पना कीजिए कि जिन लोगों की स्थिति नाजुक होगी वह जिंदगी कैसे जी रहे होंगे। और उनके भीतर के जो सवाल हैं, जो सवाल ऐसी जगहों पर जाने पर सुनने में आ जाते हैं, ये क्या हो रहा है, तमाशा चल रहा है, हमारी भूख पर इस तरीके से पूड़ियां बन रही हैं, खाया जा रहा है। वो चाहे चुनावी रैली हो, चाहे शपथ ग्रहण समारोह हो, चाहे पदयात्रा का दौर हो, ये इन तमाम परिस्थितियों के भीतर इस देश को लेकर कोई विजन किसी के पास है या नहीं है, या इस देश को यकीनी तौर पर एक नई सोच के साथ एक नई राजनीति की जरूरत है। क्योंकि इस देश को बर्बाद तो आंदोलनों ने भी किया है। अन्ना आंदोलन के बाद निकली हुई सियासत ने जो रेवड़ियों का जिक्र किया, तो उसने अपनी तुलना कॉरपोरेट से शुरू कर दी कि आप कॉरपोरेट को बांटते हैं, हम जनता को बांट रहे हैं, कोई किसी को खड़ा नहीं कर रहा है, और हम बांटते हैं। यह शब्द पहली बार सुनाई दिया, राजस्थान के एक शख्स ने कहा, इनका पैसा है क्या जो ये बांटते हैं? ये तो हमारा ही पैसा है ना, जो ये हमें दे रहे हैं, कॉरपोरेट को नहीं दे रहे हैं। वो कॉरपोरेट को दे रहा है, हमें नहीं दे रहा, या हमको भी कुछ दे रहा है, ये पैसा तो देश का है।
टैक्स पेयर का पैसा इस देश के संपत्ति है, वो खनिज संपदा के बेचकर जो ये लोग कमाते उठाते हैं, दुनिया भर की कंपनियों को देश में बुलाते हैं, उनसे भी तो पैसा लेते हैं। ये शेयर बाजार क्या है? ऐसे ऐसे सवाल जब निकलकर लोगों के भीतर समाने लगे हों तो इसका मतलब है राजनीति कमजोर हो चली है। पार्लियामेंट लोकतंत्र का मंदिर लोकतंत्र के आश्रय ही पोपला और खोखला हो चला है। लोगों के भीतर की जद्दोजहद किसी बात का इंतजार तो नहीं कर रही है। क्या उस इंतजार को लेकर इंतजार किया जाए या उसे कम से कम संवाद के जरिए बात को आगे बढ़ाया जाए? बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।